हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर और आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने आप का कार्य भी कर रहे होंगे और ख्याल भी रख रहे होंगे। जी हाँ, हम अपनी व्याकरण के टॉपिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? व्याकरण का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से देख लिया है। उसके बाद हमने वाच्य परिवर्तन देखा, वो भी आपने देखा होगा। फिर हमने पद परिचय देखा, उसके बाद हमने रस भी पढ़े और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं अलंकार। जी हाँ, इस वीडियो में अलंकार से आप परिचित होंगे, तो ध्यानपूर्वक मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए ताकि आपको इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो जो कि तरह तरह से अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको समझ में आ सके। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि आपकी हर एक समस्या का समाधान करना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो देता है ऑनलाइन कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारी यही आशा रहती है कि आप सभी फ्री वीडियोस का लाभ उठाएं और अपने अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। यही हमारा उद्देश्य है। चलिए चलते हैं कि इस वीडियो में अलंकार क्या होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आपने अलंकार शब्द सुना है? इससे पहले कभी अलंकार शब्द आपने सुना है? यदि सुना है तो आपने किस परिप्रेक्ष्य में सुना है या उसका अर्थ क्या है? क्या कोई जान सकते हैं या कोई बता सकते हैं? अलंकार शब्द, जैसे आप कहीं मार्केट गए हों, बाजार गए हों, किसी शॉप पर कुछ लिखा हो, जैसे अलंकार आभूषण, ऐसा कुछ, अलंकार ज्वेलर्स, ऐसा कुछ याद आया कुछ? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ जो ये टॉपिक हम आज करने वाले हैं ना इस वीडियो में, उसमें अलंकार की ही चर्चा करेंगे। अब अलंकार क्या है, क्या इन बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप ही बता दीजिए? चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सुनिए ध्यान से। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, क्या अर्थ होता है अलंकार का? आभूषण। और आभूषण क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या करते हैं, बताइए। आभूषण क्या होते हैं? जेवर या गहने। क्यों होते हैं? ताकि हम उनको धारण कर सकें, मनुष्य जो भी धारण करता। और क्यों होते हैं? ताकि उनकी सुंदरता में वृद्धि हो सके, तभी तो। और आभूषण में सिर्फ ऐसा नहीं है कि गले के नेकलेस या ये झुमके चूड़ियां ही शामिल है, बल्कि सब कुछ शामिल है, चाहे वो घड़ी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं हम कि अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण पहनने वाले की सुंदरता बढ़ाते हैं। क्या? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण पहनने वाले के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्यों की। किसकी शोभा? काव्यों की, कविताओं की। अलंकार किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्यों की। आभूषण किसकी शोभा बढ़ाते हैं? पहनने वाले की या धारणकर्ता की। ठीक है, इतना क्लियर है कि अलंकार क्या होते हैं? जो काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं कि काव्यों की जगह वाक्य लिख देते हैं या वाक्यों में। तो वाक्यों में नहीं है अलंकार, तो काव्यों में है, कविताओं में है। वाक्य तो गद्य में होते हैं, है ना। हिंदी विधा आप जानते हैं ना कि लेखन, जो गद्य लेखन है उसमें कौन कौन सी विधाएं शामिल हैं, जो काव्य लेखन है उसमें कौन कौन सी विधाएं हैं। चलिए मैं बता देती हूँ थोड़ी सी। गद्य लेखन की यदि हम बात करें हिंदी साहित्य में, तो गद्य लेखन में कहानी, निबंध, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, ये सब शामिल है। पत्र मत्र सब कुछ, निबंध, सब अनुच्छेद, ये गद्य लेखन है। पद्य लेखन की हम बात करें, काव्य की हम बात करें, तो क्या है? कविता, और क्या है? छंद, चौपाई, दोहे, पद, ये सब काव्य हैं। तो अलंकार किस में होते हैं? काव्यों में। नहीं होते वाक्य में या गद्य में। तो जो कविताओं में सुंदरता आती है ना कि लयात्मकता आ गई, वाह मजा आ गया, गीत में, गानों में,
जो राग धुन लय सब होती है वो किनके कारण होती है? अलंकारों के कारण, रसों के कारण। प्रीवियस वीडियो याद कीजिए, इससे पहले हमने रस कंप्लीट किया है ना। तो ये जो रस या अलंकार हैं वो कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, काव्यों की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो हम किस तरह से परिभाषा लिखेंगे कि जिस तरह से स्टार्टिंग कैसे करेंगे? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से आभूषण पहनने वाले की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। अब चलते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, प्रकार तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको पता है ना, आभूषण कोई एक तो होता नहीं है कि चूड़ी ही हम गले में पहन लें, कानों में पहन लें, हर जगह चूड़ी ही चूड़ी पहन लें। प्रकार होते हैं ना, चूड़ी, कंगन, कितने सारे, घड़ी, चश्मा, सब ये सब। तो अब जब आभूषण के प्रकार हैं तो अलंकार के भी प्रकार होंगे ही। अलंकार को मुख्य रूप से, ज्यादा नहीं है, सुनिए मेरी बात, अलंकार को मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या है? जिन काव्यों में वाक्य मत लिखना, मैं बार बार कह रही हूं, बहुत से स्टूडेंट्स काव्यों की जगह वाक्य लिख देते हैं और वो सब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जिन काव्यों में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, कहां? जिन काव्यों में शब्दों के प्रयोग से सुंदरता में वृद्धि हो या सौंदर्य में वृद्धि हो, वहां शब्द अलंकार। और अर्थ अलंकार कहां? जिन काव्यों में अर्थों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अर्थ अलंकार। ठीक है, आइए देखते हैं कि परिभाषा हम किस तरह से लिख सकते हैं। क्या हो सकती है परिभाषा? सिंपली लिखा है यहां पर, काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जिस शब्द या तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है हम उसे अलंकार कहते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने, वो भी ध्यान रखिए। शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और ये मैंने आपको क्यों बताया? ताकि आपको याद रहे। जैसे आभूषण पहनने पर या जेवर या गहने पहनने पर हम सुंदर लगने लगते हैं ना। जैसे जोधाबाई, चित्र याद कीजिए, जोधाबाई, और दूसरा याद कीजिए मीराबाई। ठीक है, तो जोधाबाई और मीराबाई दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत महान हस्तियां हैं, लेकिन जोधाबाई आपने देखा होगा पूरी तरह से गहने जेवरों में लदी हुई रहती हैं, वहीं पर मीराबाई नहीं। तो यदि सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे सुंदर सब कुछ मिलाकर, तो जोधाबाई का जो रूप सौंदर्य है वो अधिक समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं। ये सिंपली बात मैं कह रही हूं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिन के सभी में रहता है आभूषण, सबने पहने हैं। उन्होंने फूल माला पहनी है, उनके जेवर और उनके जेवर में अलग अंतर है। वो फूल माला या भक्ति में लीन है, या रुद्राक्ष पहने रहती है। मीराबाई की हम बात कर रहे हैं, उनके आभूषण वो हैं, उनके सौंदर्य में वृद्धि उन आभूषणों से हो रही है। और जोधाबाई के आभूषण अलग हैं, लेकिन इन्हीं को तो प्रकार कहते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जिस शब्द या तत्व का इस्तेमाल किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अब मैं बता दूं कि किस तरह से इनको क्या डिवाइड किया गया है। क्या अलंकार जो शब्द है वो किस तरह से है? तो अलन और कार। अलंकार का, जैसे अभी मैंने बताया, अलन का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। जो सुसज्जित होता है मतलब जो सजाने का काम करता है। हम अपने आप को सुंदर रखने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे उनमें कपड़े ही क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ें, किसी गहने, साफ सुथरे कपड़े, चश्मा, बेल्ट, टोपी इत्यादि, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अलंकार काव्य को साफ सुथरा और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार दूसरे शब्दों और तत्वों की मदद से काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जो तत्व हैं, जैसे कौन से शब्द आएंगे उसमें, कौन से क्या आएंगे, क्या आएगा, उनके माध्यम से वो कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि अलंकार क्या है? अलंकार अलन और कार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या सुसज्जित होने वाला। तो जहां पर सजाया जाता है उसको अलंकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। जो अभी मैंने बताया कि मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार क्या होता है वो भी मैंने अभी आपको बताया कि जो अलंकार शब्द के माध्यम से शब्दों पर ही आधारित होते हैं और जो काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार, हाँ, यस यस यस। अब हम देखें, अर्थ अलंकार के पास हम बाद में जाएंगे, पहले हम शब्द अलंकार को तो अच्छे से कर लें।
ठीक है, तो सुनिए मेरी बात कि यहां पर जो है शब्द अलंकार वो होते हैं 3 प्रकार के। एक है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष। ठीक है, क्या है? एक है अनुप्रास, यमक और श्लेष। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एकदम गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं कि यदि आपने सुन लिया आप कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं। और यदि आपने नहीं सुना तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ना केवल 10वीं में बल्कि हमेशा के लिए ये आपको याद रहेंगे। बात हम कर रहे हैं शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार के होते हैं 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, काव्य में होते हैं अलंकार, ये तो आपको पता है। तो अनुप्रास अलंकार जो है वो क्या होता है, पहले हम इसकी चर्चा कर ले। तो पहले आप सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए कि अनुप्रास अलंकार है वो क्या होता है। अभी हम यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अनुप्रास अलंकार की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अनुप्रास अलंकार की। ठीक है, सुनिए अनुप्रास। ओके, अब अनुप्रास की परिभाषा क्या होगी? सबसे इजी, सबसे सरल, सबसे प्रारंभिक, क्योंकि सबसे पहला जो अलंकार है शब्द अलंकार, उसका सबसे पहला भेद भी है अनुप्रास। तो अनुप्रास में क्या होती है आप सबको पता है, सबको पता है, सब पढ़ते हैं, बस नाम नहीं पता है। तो यहां पर हम नामकरण कर लेते हैं। कविता जब हम पढ़ते हैं या जब हम पहली बार स्कूल गए होंगे तो क्या हम तुरंत अलंकार पढ़ने लगे थे, या हम तुरंत कविता या कहानी पढ़ने को दे दी थी हमारी टीचर ने? नहीं। क्या सिखाया था सबसे पहले हमें? अक्षरों का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो। लेटर्स, अक्षर या वर्ण, क्या आ ई ई। ठीक है, स्वर्ण वर्ण जो होते हैं, वर्ण, स्वर और व्यंजन, वो वर्णमाला हमने सीखी। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण या अक्षर, या अंग्रेजी में लेटर ABCD। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहली इकाई है वर्ण। वर्ण को मिलाकर बनता है शब्द, और शब्द को मिलाकर बनता है वाक्य। यहां जो शब्द अलंकार का पहला भेद है अनुप्रास, वहां पर किसकी आवृत्ति होगी? आवृत्ति मीन्स रिपीटेशन। किसकी आवृत्ति होगी? वर्ण की। तो जिन काव्यों में वर्णों की आवृत्ति से सौंदर्य में वृद्धि आए वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। सुना, समझा? हाँ, चलिए एक बार और बता देती हूं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिन काव्यों में, याद रखिएगा वाक्य नहीं काव्य, जिन काव्यों में वर्ण की आवृत्ति से कविता में सुंदरता आए। जब बार बार वर्ण की, सिर्फ वर्ण की, शब्द की नहीं बात हम कर रहे हैं, वर्ण की आवृत्ति, जैसे क वर्ण हो, चा वर्ण हो, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चा का रिपीट हो रहा है ना, चा वर्ण। तो यहां पर वर्ण की आवृत्ति होगी सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर की। किसमें? अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास क्लियर है? फिर हम यमक पर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चले कि यहां क्या होता है। सुनिए मेरी बात, अनुप्रास अलंकार में किसका रिपीटेशन होता है? वर्ण की। वर्ण, वर्ण क्या होता है? अक्षर। वर्ण की आवृत्ति, और आवृत्ति किसे कहते हैं? रिपीटेशन को। ओके, आवृत्ति का क्या अर्थ होता है? रिपीटेशन। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं। ओके, ये वो होती है। तो यहां पर वर्ण क्या है? अक्षर। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति। समझ गए ना? यमक अलंकार, अब वर्ण को मिलकर क्या बनता है? शब्द। वेरी गुड, शब्द। तो अब यमक अलंकार में क्या होगी? शब्द की आवृत्ति। यस, वेरी गुड। और शब्द की आवृत्ति के साथ ही शब्द की आवृत्ति भी होगी, और जितनी भी बार वो शब्द रिपीट होगा उतनी ही बार उसके अर्थ भी अलग होंगे। ये है इसकी मुख्य विशेषता।
जो रिपीटेशन होगा, जैसे कोई भी शब्द है, घटा है, बेर है, चोटी है, कुछ भी शब्द, बेनी है, जो भी कोई भी कविता में एक शब्द रिपीट हुआ, एक ही समान शब्द की आवृत्ति से सुंदरता हो, और जितनी भी बार वो शब्द रिपीट होगा उतनी ही बार उसके अर्थ भी अलग आएंगे। ये इसकी विशेषता है। सुना, समझा, समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए। यमक अलंकार अर्थात जिन काव्यों में एक ही शब्द मतलब समान शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, और जितनी भी बार उस समान शब्द की आवृत्ति होगी या रिपीटेशन होगा उतनी ही बार उस शब्द के अर्थ भी अलग अलग होंगे। यदि एक ही शब्द 2 बार आया तो दोनों बार उसके अर्थ अलग होंगे। यदि एक ही शब्द 3 बार आया तो तीनों बार उस शब्द के अर्थ अलग होंगे, तब जाकर वो यमक अलंकार होगा। जैसे अभी हमने क्या देखा था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चावर्ण की। यमक अलंकार में हम सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, कौन सा शब्द आया बताइए? कौन सा शब्द आया? घटा। अब घटा शब्द 2 बार आया है तो क्या घटा का मतलब एक ही है? नहीं, काली घटा का घमंड घटा, एक है काले काले बादल, घटा शब्द एक ही है लेकिन दोनों बार उसके अर्थ अलग है। एक है काले बादल, घमंड घटा मतलब कम हुआ। तो यहां पर यमक अलंकार में होती है शब्द की आवृत्ति, और जितनी भी बार वो समान शब्द रिपीट होता है या आवृत्ति होती है उतनी ही बार उसके अर्थ भी अलग होते हैं। क्लियर हुआ? हुआ ना क्लियर? चलते हैं शब्द अलंकार के तीसरे अलंकार श्लेष अलंकार की ओर। श्लेष अलंकार, ठीक है? क्या है श्लेष अलंकार? श्लेष अलंकार अनुप्रास और यमक दोनों से अलग होता है। कैसा अलग? अब मैं फिर बता देती हूँ। ऑलरेडी मैं हमेशा ये कहती ही रहती हूँ कि जो हमारी व्याकरण होती है वो बिल्कुल गणित की प्रकृति की होती है। गणित का नेचर रहता है, उसमें नियम और फॉर्मूलाज रहते हैं जो कि बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं, जिन्हें हम अपने हिसाब से बदल नहीं सकते। जैसे जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या गद्य पढ़ते हैं और उत्तर हम लिखते हैं तो उनमें हम अपने पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं और अपने हिसाब से उनका उत्तर भी लिख देते हैं, लेकिन व्याकरण में जो है सो है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अनुप्रास में हम कुछ भी लिख दें तो वो सही माना जाएगा, हमने तो सही लिखा है ना। अनुप्रास में यमक का लिख दें, यमक में अनुप्रास का लिख दें, सही हो गया? नहीं। अब मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं, क्या आपको अनुप्रास एकदम से समझ में आ चुका है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? किसकी आवृत्ति? वर्ण की आवृत्ति, और आवृत्ति के कारण सुंदरता आती है, उसको अनुप्रास। यमक अलंकार में क्या किया हमने? यमक अलंकार में हमने देखा कि शब्द की आवृत्ति हुई है और जितनी भी बार शब्द आया है उतनी ही बार उसमें क्या हो गया? उसमें हो गया उसके अर्थ में परिवर्तन, मतलब जितनी बार उसका शब्द आया उतनी बार उसके अर्थ भी अलग हुए। अब हम चल रहे हैं यमक अलंकार की तरफ, श्लेष अलंकार की तरफ। तो श्लेष अलंकार क्या है अब सुन लीजिए। दोनों हमें समझ में आ गए ना? तो अब हम तीसरे को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। यदि इनमें से कोई भी डाउट हो तो बताइएगा मुझे, ताकि श्लेष में आप हौच-पौच ना हो, ठीक है? श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द का अर्थ समझ लें पहले हम। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, चिपका हुआ। क्या? क्योंकि यहां तो आभूषण की बात कर रहे हैं, यहां तो हम कविताओं की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बात हम करते हैं श्लेष अलंकार की। तो श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना, अर्थात जिन काव्यों में शब्द तो एक ही होगा लेकिन फिर भी उसके अर्थ अलग होंगे। ये कैसे होगा? यहां तो हमने ये मान लिया कि अर्थ शब्द 2 बार आ रहा है, यमक की मैं बात कर रही हूं, ठीक है? शब्द 2 बार आया तो उसके हमने 2 अर्थ समझा दिए, या 3 बार आया तो उसके 3 अर्थ हो गए। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार है फिर भी उसके अर्थ अलग है। ये कैसे? ये है किसी काव्य में एक ही शब्द आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो, तब वहां होता है श्लेष अलंकार। जैसे कक्षा 9वीं में आपने यदि एक दोहा पढ़ा था, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाई। मान सरोवर एक ही बार हुआ था, लेकिन एक का था मन, पवित्र मन, और दूसरा था तालाब। इस तरह से उसके समझ में आया ना कि शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग जा रहे हैं। और एक क्या है कि
पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। पानी एक आया है लेकिन उसके अर्थ दो तीन है। अब एक और है कि सुबरण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरण शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ तीन है। तो यहां पर श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन उसके अर्थ तीन रहेंगे। सुन लिया? चलें परिभाषाओं की तरफ चलेंगे और आपका अभ्यास हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए अब हम देखते हैं अनुप्रास की परिभाषा। जिस काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे हमने बताया है कि जो भी चीजें सुंदर बनाने का कार्य करती हैं उनको अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है जिससे काव्य के सुनने में अच्छा लगता है। चंदू के चाचा ने और बताइए, और भी बहुत सारी आपको याद होंगे तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, जिससे कि काव्य सुनने में अच्छा लगता है और वह काव्य जब हम बोलते हैं तो बोलने में भी अच्छा लगता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में चंचल की चारू चंद्र। ठीक है, तो ये चा वर्ण की आवृत्ति हुई है जिसके कारण यह हो गया है। चा की जो रिपीटेशन हुआ है या आवृत्ति हुई है उसके कारण अनुप्रास है। यमक अलंकार देखें, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन यमक अलंकार में होती है पूरे शब्द की आवृत्ति। ठीक है, वहां सिर्फ शब्द के अक्षर को देखा जाता था, अनुप्रास में यहां पूरे शब्द को देख रहे हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। या फिर काली घटा का घमंड घटा। ये दो एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, एक है ये, दूसरा है ये। तो यहां पर कनक कनक दो बार आया, कनक भी एक और दो। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, शब्द सेम है क, लेकिन फिर भी इसके अर्थ अलग हैं। एक कनक का अर्थ है सोना गोल्ड और दूसरे का है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। एक कनक अर्थात जिसके पास बहुत अधिक धन दौलत सोना चांदी हो जाएगा तो वो तो ऐसा मद में लीन हो जाएगा और अपने आप को पता नहीं क्या समझेगा। दूसरा यदि किसी ने धतूरा खा लिया तो वो भी बोरा जाएगा, वो भी पागल हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि घटा शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग हैं, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। ठीक है, देखा ना आपने कि घटा शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है और जिसके कारण यह हो गया है। श्लेष अलंकार, ध्यान से सुनिएगा। यह अलंकार अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार दोनों से अलग होता है। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि इस अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी शब्द तो एक जैसा ही होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। कैसे? रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें आप देख सकते हैं पानी शब्द दो बार लिया गया है और दोनों बार इस शब्द का अर्थ अलग है। एक पानी शब्द का अर्थ है विनम्रता, दूसरे शब्द का अर्थ है मोती और मनुष्य। यहां पर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि रही मन पानी गए न उबरे, ये वाली जो पंक्ति है ना, सिर्फ ये इसको माना जाता है श्लेष अलंकार का कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पानी को तीन अर्थों में देखा गया है कि पानी अर्थात मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इज्जत, मोती मानुष चून, पानी जो है वो मोती भी पानी की सहायता से है। तो यहाँ पर पानी मतलब नहीं कि पानी नहीं रहा या इज्जत या इस तरह से, तो ये सब इसका है उदाहरण। अब देखिए कि जो अलंकार हैं, अर्थ अलंकार, उनकी ओर हम चल रहे हैं कि अर्थ अलंकार कितने प्रकार के होते हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, हाँ सुन लीजिए ध्यान से कि हम चल रहे हैं अर्थ अलंकार की तरफ। अभी हमने क्या देख लिया? अर्थ अलंकार को, अभी हमने शब्द अलंकार देखा ना, अब चलते हैं हम अर्थ अलंकार की ओर। और अर्थ अलंकार बहुत मजेदार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितने हैं मैडम? शब्द अलंकार थे तीन, कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष। और मुख्य रूप से अर्थ अलंकार हैं 5। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। किस तरह से बता देती हूं मैं आपको कि सबसे पहले हम देखें कि वो अलंकार होते हैं जो अर्थ अलंकार में
उनमें अंग होते हैं। जैसे हमने देखा था ना, रस के अंग थे। रस के अंग थे, क्या क्या थे? सबसे पहले बताइए। स्थाई भाव था। रस का वीडियो याद है आपको? हर एक के अंग तो होते हैं, भले ही उनके भेद अलग अलग हों, लेकिन अंग तो समान कार्य करते हैं सभी में। तो हम चले हैं अब अलंकार, अर्थ अलंकार की तरफ। तो अर्थ अलंकार के होते हैं 5 भेद, और 5 भेदों के नाम मैं आपको बता देती हूं एक ट्रिक के माध्यम से, तो आपको किसी भी तरह से उनको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थ अलंकार की हम बात करें तो अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, कितने? 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार अर्थात जिसमें तुलना की जाए। अब आप सोच रहे होंगे मैडम पहले 5 नाम याद कैसे रखें, तो सुनिए। क्या आपने, यदि ये जो उपमा शब्द है हिंदी व्याकरण में सुनने से पहले कभी आपके घर में सुना है? किचन से संबंधित कोई उपमा सुना है? यस, नाश्ता किया होगा ना, उपमा खाया होगा ना। तो अब सुनिए 5 अलंकार के नाम, उपमा खाने से ही देख लेते हैं। उपमा खाया, उसके बाद है रूपक। कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी का याद कीजिए कथन कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो उपमा खाया, रूप निखर आया, मतलब जब हम कुछ खाएंगे तभी तो हष्टपुष्ट रहेंगे। उपमा खाया, रूप निखर आया। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना करना, संभावना करना। उपमा खाया, रूप निखर आया, अब हम कल्पना या संभावना कर सकते हैं क्योंकि हम मानव हैं। तो मानवीकरण अलंकार, और 5वां है अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें कोई अति नहीं है। याद कीजिए, उपमा खाया, रूप निखर आया, अब हम कल्पना या उत्प्रेक्षा कर सकते हैं क्योंकि हम मानव हैं और इसमें कोई अति नहीं है। ये हो गए 5 अलंकार के नाम। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। 5 अलंकार किसके अलंकार हैं, किसके भेद हैं? अर्थ अलंकार के भेद। ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति, इनको आप याद रख लीजिए। इनको आप जब याद रख लेंगे, किस आधार पर? देखिए एक और बात बता दूं मैं आपको कि मान लीजिए आपको यहां पर हम देखें अर्थ, ठीक है, अर्थ अलंकार। अब हमने अर्थ अलंकार जब लिखा है तो इसको हम ट्री के माध्यम से और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, या किसी फूल या फ्लावर बना सकते हैं हम, जिसके आधार पर और भी अच्छा लगे। मान लीजिए हम लिख लें यहाँ पर अर्थ अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार हमने लिख लिया। अर्थ अलंकार लिखने के साथ साथ हमने इसको एक रूप दे दिया। एक रूप देने के लिए किस तरह से हमने रूप दिया, कुछ हम देखते हैं कि कलर्स को हमने देख लिया कि हमने कुछ इस तरह से इसको राउंड कर दिया, और इसी तरह से हम चलते हैं। ठीक है, अर्थ अलंकार के कितने भेद हैं? 1 2 3 4 5। सबसे पहला भेद कौन सा है? सबसे पहला जो भेद है, जल्दी बोलिए, अभी अभी हमने बात की ना, उपमा। ठीक है, फिर कौन सा है? रूपक। कौन सा भेद है? रूपक। नंबर 3 हम चलते हैं तो उत्प्रेक्षा। ओके, फिर हम नंबर 4 पर चले तो यहां पर आएगा हमारा मानवीकरण। चाहे तो आप इसे चार्ट के माध्यम से भी लिख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और 5वां है हमारा अतिशयोक्ति। ये क्या है? अर्थ अलंकार। क्या है ये? अर्थ अलंकार। ठीक है, कितने होते हैं? 5। देखा ना अभी आपने? ठीक है, अर्थ अलंकार के 5 भेद, नाम याद हो गए ना? उपमा खाया, रूप निखर आया। अब हम कल्पना या संभावना कर सकते हैं, उत्प्रेक्षा कर सकते हैं क्योंकि हम मानव हैं और उसमें कोई अति नहीं है। अब देखिए कि उपमा के होते हैं 4 अंग। पहला जो अलंकार है उसके कितने अंग होते हैं? 4। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अब इन अंगों का भी कार्य होगा। क्या कार्य है वो भी हम जानेंगे। तो उपमेय, उपमा का क्या अर्थ है? उपमा अलंकार में सबसे पहले क्या करते हैं ये भी सुन लीजिए। सबसे पहला जो उपमा अलंकार है उसमें की जाती है कविताओं में तुलना, अर्थात जिन काव्यों में किसी उपमान से उपमेय की
तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमा का अर्थ ही है तुलना करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, कि इसकी अपेक्षा ये है, काव्यों की बात कर रही हूं। फिर है उपमान। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। तुलना में दो पक्ष शामिल होते हैं ना, एक की तुलना की जाती है, एक से तुलना की जाती है। ठीक है, तो उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है। क्लियर हुआ? उपमान और उपमेय क्लियर हुआ। जब हम तुलना करते हैं तो उसमें दो पक्षों की आवश्यकता होती है, एक जिसकी तुलना की जाए और दूसरा जिससे तुलना की जाए। तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। क्लियर? अब साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म अर्थात जो तुलना कर रहे हैं उसमें कौन सा गुण है, किस विशेषता के आधार पर कर रहे हैं। जब भी हम किसी की तुलना करते हैं तो कुछ तो मेल होता होगा कि उनकी वाणी एक जैसी है, उनकी चाल एक जैसी है, उनका आचरण एक जैसा है। तो कुछ भी जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, वही साधारण धर्म है। अर्थात जो गुण या विशेषता है वही साधारण धर्म है। वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द मीन्स ऐसे शब्द जिनकी सहायता से हमें यह पता चले कि इनमें तुलना हो रही है। तुलना होती है तो हम क्या क्या यूज करते हैं? जैसे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा, या फिर हम कहें मिल्खा सिंह, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की तरह दौड़ता है, की तरह या के जैसा, के समान, सा, मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। ठीक है, तो ये हो जाएगा साधारण धर्म और वाचक शब्द हो जाएगा सा। गुण या विशेषता है साधारण धर्म और सा, सी, के जैसा, के समान, ये हो जाएंगे वाचक शब्द। क्लियर है? चलें आगे। देखिए और परिभाषा सुन लीजिए कि उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी क्षमता या समानता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए। उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है। कर कमल सा कोमल है, इस उदाहरण में कर उपमेय है। कर कमल सा कोमल है, किसकी तुलना की जा रही है? कर की। किससे की जा रही है? कमल से। तो कर है उपमेय, कमल है उपमान। जिसमें उपमा दी जाए अर्थात उपमेय समान बताया जाए वो होता है उपमान। जैसे उक्त में कमल उपमान है, जैसे अभी मैंने बताया कि कर है उपमेय, कर कमल सा कोमल है। तो कर जो है वो उपमेय है क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? कमल से। तो कमल हुआ उपमान। साधारण धर्म क्या हुआ? कोमल। विशेषता क्या है इसमें? कोमल। साधारण धर्म अर्थ प्रकृति या गुण। उपमेय और उपमान में विद्यमान समान गुण को ही साधारण धर्म कहा जाता है। इसमें कमल और कर दोनों के समान धर्म है कोमलता, तो कोमलता ही साधारण धर्म होगी। अब एक और है अपना वाचक, तो इसमें सा जो है वो है उपमेय और उपमान के बीच की समानता बताने के लिए जिन वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें ही वाचक शब्द कहते हैं। इसमें सा वाचक शब्द है। ठीक है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, किसकी तुलना किससे की जा रही? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो बच्ची क्या है? उपमेय। फूल सी क्या है? उपमान। कोमल क्या है? साधारण धर्म। सी क्या है? वाचक शब्द। ठीक। अर्थ अलंकार, जब किसी काव्य की किसी शब्द या किसी भी तरह के लेखन के अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ाई जाती है, उसके अर्थ के हिसाब से उसको सुंदर बनाया जाता है, उसको ही अच्छा बनाया जाता है, वहां पर होते हैं अर्थ अलंकार। और अर्थ अलंकार के मुख्य भेद होते हैं 5। जैसा अभी मैंने बताया था, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। जब किसी चीज की दूसरी चीज किसी विशेष चीज के साथ तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला हरिपद कोमल कमल। ठीक है। इस काव्य में हरि के पैरों की कमल के फूल से तुलना की गई है। हरि के पैरों को इतना कोमल बताया गया है कि वह कमल के फूल के समान कोमल है। यह उपमा अलंकार है। रूपक में अब सुन लीजिए कि उपमा अलंकार में तो हम तुलना करते हैं समानता के कारण। रूपक में क्या होता है? रूपक में उपमान और उपमेय एक हो जाते हैं। मतलब हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किसकी तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, क्योंकि वहां उपमान और उपमेय एक हो जाते हैं। किस कारण से? अत्यधिक समानता के कारण। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ऐसा लगता है मानो वही आसमान में, या इस तरह से। तो अब यहां बात है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये उपमा अलंकार है। यदि हम कह दें कि सीता चंद्रमुखी है तो कुछ पता चल रहा है
कि कौन उपमान है कौन उपमेय है, नहीं, क्योंकि गुणों की अत्यधिक समानता के कारण उपमान और उपमेय को एक मान लिया है तो रूपक अलंकार हो गया। जैसे किसी भी प्रकार का रोल प्ले होता है, स्किट या नाटक हम जब करते हैं तो वो रूपक अलंकार के उदाहरण होते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम किसी में भूमिका निभा रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, तो हम वही अपने आप को मान लेते हैं ना, उन्हीं के गुणों को, उन्हीं की क्वालिटीज को हम अपने अंदर शामिल करके उन्हीं के वाक्यों को, कथनों को हम बोलते हैं। हम बार बार ये तो नहीं कहते हैं किसी भी नाटक में कि मैं रानी की लक्ष्मीबाई बनी हूं, अब मैं ये बोल रही हूं, या फिर मैं रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में हूं, अब मैं अंग्रेजों से ये कहने वाली हूं। हम बस बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि हाँ, हम अब वही हैं। अर्थात उपमान और उपमेय में कोई भिन्नता नहीं होती है, उपमान और उपमेय हो जाता है एक, वही होता है रूपक अलंकार। क्लियर? किसी चीज के गुण या उसके रूप की समानता दूसरी चीज के गुण या उसके चीज के रूप से की जाती है। इसमें दो वस्तुओं को एक दूसरे का रूप दे दिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। जैसे आपने सुना ही होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहां पर राम और रतन, ठीक है, तो यहां पर बात की गई है कि चरण कमल बंदाव हरिराई। ठीक, ये अधिकतर आप ये ध्यान रखना कि योजक जो चिन्ह है वो आ जाता है रूपक अलंकार में, और उपमान ही उपमेय और उपमेय ही उपमान हो जाता है। उत्प्रेक्षा, कल्पना, संभावना। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान की होने की कल्पना की जाती है। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, मुख मानो चंद्रमा है। इसके जो वाचक शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा के, वो मानो, मनहु, जानो, जनहु। जैसे हमारा उपमा अलंकार था, उसके वाचक शब्द क्या थे? सा, के जैसा, के समान, सम। और रूपक अलंकार हमने क्या देखा, उसमें वाचक शब्द नहीं है, क्योंकि उपमान और उपमेय एक हो जाते हैं तो उसमें योजक शब्द कहीं कहीं आता है। चरण कमल बंदाव हरिराई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है, या प्रेम रतन धन पायो, तो राम और रत्न को एक कह दिया था। अब यहां पर बात की जा रही है उत्प्रेक्षा की, तो इसमें उत्प्रेक्षा मतलब ज्यों त्यों, मानो, मनहु, मैथ्स, लेट एक्स, ठीक है। तो यहां पर मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों त्यों, ऐसा लगा है ज्यों, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो आ गया। मुख मानो चंद्रमा है। ये सब है उत्प्रेक्षा अलंकार। और किसी भी वस्तु या उपमान उपमान के साथ मान लिया जाए और दोनों को, ऊपर वाले अलंकारों में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इसमें तुलना की गई है, लेकिन इस अलंकार में ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसमें कल्पना की जाती है, इसमें संभावना की जाती है। चलते हैं, और कि बिल्कुल जो भी समान वस्तु है उसको वही मान लिया जाता है। मुख जो है वह बिल्कुल चंद्रमा के समान है। इस अलंकार में मुख्य बिल्कुल चंद्रमा के समान मान लिया है, और दूसरे अलंकार में यदि यही उदाहरण दिया होता तो प्रतीत होता कि मुख्य जो है चंद्रमा के समान दिखता है, और इसमें चंद्रमा के समान है मुख। इसमें ऐसा नहीं है कि किसके समान है। मानो, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, ऐसा लगा जैसे कि सो रहा था। मानो पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, ठीक है। पाहुन ज्यों, नवी कक्षा की एक कविता थी, याद कीजिए। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ये दोनों पंक्तियों में अलग अलग अलंकार हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के में उत्प्रेक्षा है, और पाहुन और वो है ना, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, उसमें मानवीकरण है। मानवीकरण की तरह हम चलते हैं कि उसमें क्या करते हैं, अतिशयोक्ति देख लेते हैं। अब है कि जब किसी वक्त हमें जो किसी पद में किसी नामुमकिन बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन काव्यों में लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात की जाए। लोक सीमा मतलब जो मनुष्य के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए जो संभव है उससे ऊपर उठकर बात की जाए, लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात की जाए। अति कहते ना, अरे भाई अति हो गई, तो अतिशयोक्ति में अति ही होती है कि ये कैसा हुआ, ये तो अति हो गई, ठीक है। लहरें व्योम चुनती उठती देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये कैसे हो सकता है कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, जो भी पृथ्वी पर जो है वो स्वर्ग में कहाँ से चले जाएंगे। या फिर एक और उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जर गई गए निशाचर भाग, ये भी अतिशयोक्ति का ही है। दूसरा है
आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। ये सब कुछ इसी के उदाहरण है अतिशयोक्ति के। क्यों? क्योंकि यहां लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात की जा रही है। क्लियर हुआ? इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है लहरें व्योम उठती झूमती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लहरें इतनी ऊंची उठ जाए कि आसमान को छू लें। कितना भी तूफान हो या कितना भी लहरें समुद्र की ऊंची उठें, लेकिन आसमान को तो कभी नहीं छू सकती। लेकिन वहां लिखा है कि ऐसा लग रहा है मानो आसमान को झूमती हुई जा रही है। तो ये नामुमकिन है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, और अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर ही बात की जाती है। ठीक है, कि इसमें नामुमकिन वस्तु के बारे में देखने को मिलता है हमें। मानवीकरण चलते हैं हम, इसको सुन लीजिए ध्यान से, कि जिन काव्यों में मानवीय क्रियाओं का वर्णन मानव के अतिरिक्त प्रकृति पर कहीं भी किया जाए, वो होता है मानवीकरण अलंकार। नहीं समझ आया? सुनिए ध्यान से, कि जो भी हमारे मानवीय क्रियाएं, मतलब जो हम मनुष्य करते हैं, या जिन शब्दों का प्रयोग मानव के लिए किया जाता है, उन शब्दों का प्रयोग यदि काव्यों में मानव के अलावा किसी पर भी किया जा रहा है, अन्य किसी पर मतलब प्रकृति में कहीं भी किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं मानवीकरण। जैसे कि कमर, शीश, सुंदर, पगड़ी, ये शब्द कैसे है? मनुष्य से संबंधित ना। आप फिर नबी की एक याद आती है कविता, जिसमें लिखा है, एक हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा, शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, बीच ही मिलकर खड़ी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। अब यदि किसी को कविता का अर्थ पता नहीं होगा, तो वो इन कविता की पंक्तियों को सुनकर क्या अंदाजा लगाएगा? देह की पतली कमर की है लचीली। क्या अंदाज लगाएगा? कि किसी सुंदरी का वर्णन हो रहा है या किसी युवती का वर्णन हो रहा है, जबकि कवि ने यहाँ किसी सुंदरी या सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है, किसी अप्सरा का वर्णन नहीं किया है, जब उन्होंने तो अलसी के पेड़ का वर्णन किया है। एक बीते के बराबर यह चना, हरा ठिगना चना, और सिर्फ पंक्ति आ जाए, बांधे मुरैठा शीश पर। तो बांधे मुरैठा मतलब पगड़ी कौन बांधता है? मनुष्य। लेकिन वहां पर चने के फूल को पगड़ी कह दिया कवि ने। और मेघ आए बड़े बंठन के, सवर के, एकदम सूट वूट पहनकर सज के बंठन के कौन आता है? मनुष्य। लेकिन वहां बादलों के लिए कवि ने कह दिया। तो मानवीकरण अलंकार में उन्हीं क्रियाओं का, उन्हीं शब्दों का प्रयोग जो कि मानव के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उनका मानव के अतिरिक्त यदि कहीं भी किया जाए, प्रकृति में, पेड़ पौधों पर, सभी प्रकृति कहा ना, कहीं भी यदि मानवीय क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है मानव के अतिरिक्त, तब वहां होता है मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार में दूसरी निर्जीव चीजों में सजीव होने की बात दर्शाई जाती है। निर्जीव भी कह सकते हैं, या ये यूं कहें कि प्रकृति पर कहीं भी, यानी उन वस्तु मानव होने का बोध कराया जाता है। जैसे दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, संध्या को सुंदरी कह दिया। धीरे 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 फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब यहाँ है फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई, जबकि हंसना और मुस्कुराना तो मनुष्य का काम है, मानव का काम है, इसलिए इसको मानवीकरण अलंकार कहा गया है। क्लियर हुआ? इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि फूल के हंसने की बात कही गई है, कलियों के मुस्कुराने की बात कही है। आपको पता है हंस और मुस्कुराना सिर्फ मानवी का कार्य है, तो इसमें मानवीकरण है। यदि यानी किसी भी वस्तु में मानव के जैसी गतिविधियों को दर्शाना ही मानवीकरण अलंकार है। सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में, प्रकृति में, कहीं भी मानव के अतिरिक्त यदि मानव जैसी गतिविधियों को दर्शाया जाए कविता में, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। चुपचाप पी रहे पानी, ये भी है अपनी 9th क्लास की कविता। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, ये था हमारा अलंकार। आशा करती हूँ आपको अलंकार समझ में आए हैं, और जहाँ कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम और आपको बता सकें, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनका हम समाधान कर सकें, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि आपके हर एक पॉइंट को, हर एक डाउट को सॉल्व करना, क्योंकि बेस्ट एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है। और हमें ये भी पता है कि आपका फेवरेट चैनल भी मैग्नेट ब्रेन्स है। तो आपके फेवरेट चैनल को हमेशा लाइक, सब्सक्राइब और
शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोज़ भी आप फ्री देख सकते हैं, जिनमें NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, सब सारी परीक्षाएं शामिल हैं। और साथ ही साथ 6वीं से 12वीं तक आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं अपने वीडियोस, और इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम की बात करूं तो सभी विषय आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी की हम बात करें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री की हम बात करें तो सबको आप दोनों मीडियम में देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब आपको पहुंच जाएंगे कैसे, किस तरह से आप वीडियो देखेंगे, तो सर्च करना तो आपको भली भांति आता है। मैग्नेट ब्रेन्स आप टाइप करेंगे गूगल या क्रोम पर, उसके बाद आप जाएंगे हिंदी मीडियम पर गए हैं, ठीक है, तो हिंदी का वीडियो देखना है आपका क्लास 10, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो उसके साइड में वहाँ ऊपर की साइड आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट रहेगी। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। जैसे अभी आप हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं तो हिंदी में आप क्या देखना चाहते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, विषय का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हैं, क्रम अनुसार पाठों का सारांश देखना चाहते हैं, या NCERT समाधान देखना चाहते हैं, या फिर संपूर्ण अध्याय का वीडियो देखना चाहते हैं, एक बार में संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन देखना चाहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना चाहते हैं, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए रखा गया है। तो जस्ट क्लिक कीजिए और लाभ उठाइए। मान लीजिए आपको देखना है पाठ्यक्रम, क्लिक कर दिया आपने, क्लिक करते ही आपके सामने पाठ्यक्रम का वीडियो आ गया। इसमें आपके दोनों कोर्सेज, कोर्स 1 क्षितिज और कृतिका, कोर्स B स्पर्श और संचयन, दोनों अर्थात चारों पुस्तकों की संपूर्ण जानकारी दी गई है। साल भर के पाठ्यक्रम की बात की गई है, कितने पाठ शामिल हैं गद्यखंड में या काव्यखंड में, कौन इनके रचयिता या लेखक या कवि हैं, उन सब के नाम के साथ शीर्षक का इंट्रोडक्शन भी दिया है। जो भी टाइटल है उसके बारे में भी बताया है, ताकि आपको ये जब आप पाठ्यक्रम वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो को देखकर ही आपको आपकी पाठ्य पुस्तक समझ में आ जाएगी कि कौन सी पाठ में हम क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या क्या पढ़ेंगे। आशा करती हूं कि आप जब ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पसंद आएगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, और प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करना है ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स फ्री एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें और अपने अपने लक्ष्यों को चुनकर आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचाना। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।